हिंदी साहित्य में आज सुनिए बांग्ला भाषा की प्रख्यात कवित्री और उपन्यासकार आशापूर्णा देवी जी की लिखी हुई कहानी जादुई कलम। आशापूर्णा देवी जी अपने हिंदी पाठकों में भी बहुत लोकप्रिय थीं। प्रस्तुत है उनकी कहानी। क्रिंग 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 क्रिंग। घंटी घनघना रही है। इसने सब्र करना नहीं सीखा, किसी का इंतज़ार करना ये नहीं जानती। जल्दी दौड़े चले जाओ, जल्दी से पकड़ो, उठाओ इसे, वरना चैन नहीं है। कान में सुराख कर देती है। एक पाँव में चप्पल, दूसरा पाँव नंगा, धोती का अगला सिरा जमीन में लौट रहा है। तो भी सरोजाक्ष दौड़े चले आए और उन्होंने चोंगा उठा लिया। सरोजाक्ष घोषाल बड़े ही रसिक वृत्ति के साहित्यकार। जी हाँ, साहित्य रसिक नहीं, रसिक साहित्यकार। ये कहना गलत होगा कि वे साहित्य रसिक नहीं हैं, लेकिन उनकी प्रसिद्धि उनके रसिक साहित्यिक रूप को लेकर ही है। हास्य व्यंग के सम्राट हैं। पत्र पत्रिकाओं में लेखकों के बीच उनके नाम को देखकर सहज ही समझा जा सकता है कि ऐसी रचनाएं निसंदेह हास्य व्यंग से परिपूर्ण होंगी, बड़े मज़ेदार और कौतुकपूर्ण। सरोजाक्ष घोषाल की बात चली नहीं कि छोटे बड़े सभी लहालोट। दूसरी तरफ संपादक भी उन्हें परेशान और व्यस्त क्यों न बनाए रखें भला। और सरोजाक्ष बाबू की कमजोरी ये है कि वो संपादकों का अनुरोध कभी नहीं टालते। उनके मित्रगण उनसे बराबर कहा करते थे कि ये सारी कहानियाँ अब अपने पास ही रखो भाई, वो कोई हास्य कहानी थी, इसे कौन पढ़कर दुखी हो। अरे भाई, तुम्हारे तो पौबारा हैं, गुड बाय। खिलखिल हंसे मोती झरे, एक बूंद हंसी और मुट्ठी भर रुपया। वाह भाई वाह। बाप रे, सरोजाक्ष बाबू के लिए ये सब सुनने के बाद कुछ कहने को नहीं रह जाता। और अब तो हंसने हंसाने की इच्छा नहीं होती। इस जीवन में कोई गंभीर रचना दे न पाया। ये बात उन्होंने किसी संपादक को कही थी शायद। उन्होंने उनसे एक गंभीर कहानी छाप देने की इच्छा व्यक्त की थी और ये सुनना था कि भले आदमी ठठाकर हंस पड़े। नहीं चाहेंगे, इसे कोई भी पढ़ना नहीं चाहेगा। पाठक मुझे पकड़कर पीटेंगे। इसके बाद भला वो कैसे कहते कि आप क्या मेरी ही वजह से मार खाते हैं? ऐसा कहा जा सकता है भला? नहीं कहा जा सकता। इसीलिए सरोजाक्ष बाबू की वो मोटी सी पांडुलिपि, जो ना तो हंसी वाली थी और ना रुलाई भरी थी, तो सिर्फ एकांत निराशा और आनंद से स्पंदित और मुखर, वो कभी लोग बाग की नज़र में नहीं पड़ी। हालांकि सविता ने कहा भी था एक दिन, कलम हाथ में लेकर ये आदमी हमेशा विदूषक की ही भूमिका निभाता रहा, कभी हमारी कहानी क्यों नहीं लिखता। सरोजाक्ष ने कहा था, दूर पगली, हम लोगों की 4 आदमियों से जान पहचान है और तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं। रहा करें, इससे क्या आता जाता है। तुम उनका कोई सही नाम और अता पता नहीं लिखते, नाम धाम बदल कर अपने मन के मुताबिक लिख सकते हो तुम। हमारे तुम्हारे सिवा दूसरे क्या खाक समझेंगे? तो इससे क्या फ़ायदा। इसे सुनकर सविता ने मीठी मुस्कान भरी थी। सविता 40 पार कर गई थी, लेकिन उसकी मुस्कान की रंगीमा अभी खो नहीं गई। उसने उसी तरह ताज़ी और मीठी मुस्कान के साथ कहा था, फ़ायदा क्यों नहीं। तुम्हारे दिल में उस समय कैसी कैसी भाव तरंगें मचला करती थीं, तुमने कभी बताया भी था मुझे। तुम्हारी कहानियों के नायकों के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के द्वारा ही उसका अंदाज़ा लगे शायद। और नायिकाओं के मन में कौन कौन सा तूफान उठा करता है। सविता के होंठों पर एक दबी छिपी और शरारती मुस्कान खेल गई थी। इसकी भी व्याख्या करना मैं देखूंगी, तभी पता चलेगा कि तुम कितने उस्ताद लिखाड़ हो। इतना कहकर सविता ने थोड़ी देर तक प्रतीक्षा की थी। शायद वो ये तमाम पत्र पत्रिकाएं खरीदा करती थी जिनमें सरोजाक्ष घोषाल की रचनाएं छपा करती थीं। उन्हें खरीदती थी, पढ़ती थी और निराश हो जाया करती थी। संभव है वो ये भी सोचती रही हो कि सरोज क्या इतना ही नादान है, इतना कुछ बताया समझाया, लेकिन कोई चारा ना था, बात बन नहीं रही थी। संपादक स्वीकार नहीं करेंगे, प्रकाशक आड़े हाथ लेंगे। इस बारे में कुछ कहते ही वे बीच में टपक पड़ते। उपन्यास, और वो भी गंभीर, सीरियस। आप भी अब गंभीर उपन्यास लिखकर अपनी जात बिगाड़ने पर तुले हैं महाराज। और फिर उपन्यास लिखने वालों की तो कोई कमी है इस देश में, और सबके सब एक से बढ़कर एक सीरियस। इससे कम तो कोई सोचता ही नहीं। हम लोग हंसना खिलखिलाना नहीं जानते। इसे हमारे साहित्यकारों ने एक तरह से साबित कर दिया है। और सच पूछिए तो इस क्षेत्र में आप ही हमारे हास्य कौतुक शिरोमणि हैं। अब आप अपनी रस भरी कलम का रुख मत बदलिए।
इसलिए सरोजाक्ष अपनी रसपूर्ण लेखनी की दिशा नहीं बदल रहे, अपनी जात से चिपके हुए हैं। कभी कभी उनके मन में आता है कि वे सारी सामग्री किसी छद्म नाम से छपवा लेंगे, भले ही उसमें अपने घर के पैसे खर्चने पड़ें, लेकिन उनके मन में ऐसा कोई उत्साह टिक नहीं पाता था। अगर छप सके तो छप जाए, जैसा मनोभाव उनके अंतर्मन के किसी कोने में अवश्य ही करवटें लेता रहता था। बहुत संभव है उत्साह का अभाव सविता के उसी आदेश का परिणाम है, और सचमुच ये सविता का आदेश ही था। लेकिन एक आदेश या अंकुश किसी भी तरह से तुम्हारी उस नायिका को विरहिणी, दुखिया और प्रेम वंचित विवाह की तकलीफ़ों से हमेशा के लिए चिर विषादिनी नहीं बना सकेगी। ऐसा तुम नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाऊंगा? कभी नहीं। तुम्हारी नायिका होगी हर तरह से सुखी, संतुष्ट, हंसती गाती मुस्कुराती। और सरोजाक्ष ने हंसते हुए कहा था, तो फिर लिखने का उद्देश्य ही क्या है? प्लॉट की ज़रूरत ही क्या है? एक बार एक लड़की और लड़के में प्यार हुआ, ज़बरदस्त प्यार, घमासान और घनघोर प्यार। लेकिन जैसा कि होता आया है, दोनों में शादी नहीं हुई। लड़की के बाप ने लड़के के बाप से कहा, ओ तो फिर इसे जैसा भी हो जोड़ तोड़ कर लिखो ना बाबू, और सब कुछ एकदम वैसा ही लिखना होगा। ऐसी तो कोई शर्त नहीं। पिताजी अब भी जीवित हैं, सविता ने झंझनाती आवाज़ में कहा था। ठीक है, फिर तो ऐसा ही है कि एक कल्पित कहानी ही गढ़ी गई, सरोजाक्ष ने कहा था। शादी नहीं हुई कहना तो यही था, है ना? मान लिया दोनों में विवाह नहीं हुआ, लेकिन लड़की की शादी कहीं और हो गई। चट मंगनी और पट ब्याह। इधर उस अभागे और प्रेम में ठोकर खाए युवा प्रेमी ने गुस्से में आकर विवाह ही नहीं किया। दुनिया क्या है, एक मजाक है। जैसी दार्शनिक मुद्रा ओढ़े उसने हास्य और व्यंग की कहानियां लिखना शुरू कर दिया। खबरदार, सविता ने बीच में टोक दिया था, ऐसा मत लिखना, फिर तो रंगे हाथों पकड़े जाओगे। नायक को गायक वादक जाति का प्राणी बनाना होगा, वरना। सरोजाक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा था, हाँ, गलत नहीं कहा तुमने। वैसा लिखने पर तो गुणाक्षरी जैसे लोगों को भी संदेह नहीं होगा, और नायक जो भी हो एक भले आदमी की तरह अपनी ज़िंदगी बिताने लगा। लेकिन नायिका पर भी जो कुछ बीती उसे भी लिखना। सविता झुंझला उठी थी। उसे क्या तुम कहीं गड्ढे में फेंक दोगे? जैसा भी हुआ ठीक वैसा ही। वाह, उसकी तो किसी दूसरे मर्द के साथ शादी हो गई थी, ठीक है। इसके बाद पति के साथ कांटा फिट, माने खूब छनने लगी। आहा, खूब छनने लगी और कांटा फिट, ये भी कोई साहित्यिक भाषा हुई? लिखोगे दोनों का प्रेम प्रगाढ़ होता गया, ठीक है। ऑल राइट। दोनों का प्यार बढ़ता गया। माँ लक्ष्मी की कृपा से घर गृहस्थी में भी रौनक आई। माँ षष्ठी ने भी कृपा बरसाई। इसके बाद? सविता ने त्योरी चढ़ा के सवाल पलट दिया। और इसके बाद मैं ही सब कुछ कहूँगी। ऐसा तय होता तो मैं ही सारी गाथा न लिख डालती। क्यों, ऐसा क्या है? नायिका के बारे में सारी बातें बताओगी नहीं? इसके बाद क्या हुआ? हो सकता है मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। मुझे जानबूझकर मत छेड़ो। दूसरे लोगों के बारे में इतना कुछ जोड़ तोड़ कर तुम सब कुछ लिखते रहते हो, और अब तुम्हें कुछ ढूंढने नहीं मिलता। मैं तो एक हास्य लेखक हूँ, विदूषक। फिर तो ऐसा है कि मैं तुम्हारी कहानी को अपने इलाके में खींच लाऊंगा, लिखूंगा। इसके बाद विदेशी यात्रा के दौरान उन दोनों में एक बार फिर मुलाकात हुई। नायक को एक बगीचे के माली के हाथों अधपका चावल और जली हुई दाल खाते देख नायिका का पुरातन प्यार मचलने लगा। उसने नायक को बार बार बुलाना और सुबह दोपहर शाम रात खिलाना शुरू किया, और देखते ही देखते बेचारा मोटा सोटा हो गया। देखो, सब कुछ को मजाक बनाकर पेश करने की वजह से तुम्हारा लोक परलोक ही नहीं, अगला जन्म भी बिगड़ गया है। हमारी कहानी क्या हंसी मजाक की चीज़ है? सरोजाक्ष ने हंसते हुए कहा, मजाक की बात नहीं है, लेकिन इस पर जोर देकर कहना कुछ मुश्किल है। लेकिन ये सब दबी जुबान से कहा जा सकता है, इसमें संदेह नहीं। सविता ने अपनी आंख उठाकर कहा, तो फिर इसमें कलम का जादू कहाँ रह गया? साधारण के ऊपर असाधारण, आम के बहाने खास की बात लिखने का अर्थ क्या रहा? और फिर लेखक की सत्ता का मतलब ही क्या रह जाता है? इतना कुछ तो किसी अखबार का खबर नवीस भी लिख सकता है। तिल जैसी छोटी सी चीज़ की क्या बिसात है भला, लेकिन उसी से बनती है कोई तिलोत्तमा। संभव है इसके बाद से उस मोटी पांडुलिपि को पूरा करने में जुट गए थे सरोज बाबू। नहीं मालूम उसमें ही साधारण को असाधारण बनाकर प्रस्तुत करने का कोई उदाहरण है भी या नहीं।
और तिल तिल जोड़कर सरोजाक्ष ने कौन सी तिलोत्तमा का सृजन किया? क्या इसकी रूपरेखा सविता ने तैयार की थी? इस प्रश्न का उत्तर हाँ के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। उसने कहा था, तुम तो किसी बात को मानने के लिए राजी नहीं। लगता है तुम कोई आधार स्वीकार ही नहीं कर पाओगे। इस तरह से अलग थलग हो तो भी हमारी बड़ी इच्छा है कि हमारी कहानियाँ कच्ची से पक्की पांडुलिपि में अंकित हो जाएं। अगर मैं खुद ये सारा कुछ लिख पाती। इन सारी बातों से क्या होगा इस बुढ़ापे में? सरोजाक्ष ने शायद ऐसा ही कुछ जोड़ा। लो सुनो, हमारी और तुम्हारी उम्र ही क्या हुई है कि बीच में बुढ़ापा आ टपका? इसलिए कि वे लोग बूढ़े हो गए? वे लोग तो अब भी वही हैं जहाँ थे 1343 के दिसंबर में। अरे जब उन्हें इतना ऊंचा उठा दिया है तो रहने भी दो। नीचे उतारा नहीं कि यही सोचकर झक मारते रहना होगा कि क्या कुछ था क्या नहीं था, और अब क्या रहा क्या गया। बिल्कुल नहीं, लिखना सब कुछ था, सारा कुछ है और सबका सब बना रहेगा। लो, मैंने ये रूपरेखा तैयार कर दी। सब कुछ था, सब बना रहेगा? सविता, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। रहने और ना रहने का सारा हिसाब क्या किसी खास ढर्रे में लिखा जाता है? सविता अड़ी हुई थी। क्यों नहीं, मेरा कहना है सुख भी रहेगा, प्यार भी रहेगा। पहला पहला प्यार, ये प्रथम प्रेम, ये क्या खो जाने की चीज़ है? नहीं बाबू साहब, नहीं। ये तो एकदम आत्मा की तरह होती है। ये ना तो खोती है ना खत्म होती है और ना ही दम तोड़ देती है। लेकिन प्यार है, प्रेम है, इसलिए नसीब में सुख नहीं, और अगर सुख है तो प्यार मोहब्बत नहीं। ये सारे पुराने और सड़े गले विचार से बाज आओ तुम सब। नया कुछ गा बजा सुना नहीं सकते तुम लोग? कोई नया सच, कोरा सच? नया कोरा सच? सरोजाक्ष हंस पड़े थे। फिर बोले, कई चीज़ें ऐसी हैं जो चिरंतन हैं, शाश्वत हैं। अगर मैं ताल ठोंक कर कोई नई बात कहने लगूं कि एक ही पात्र में पानी भी है और आग भी, तो ठीक है, रहा करे। ऐसा कहना बेतुका या हास्यकर नहीं होगा। आग और पानी एक ही ठौर नहीं रह सकते। या तो पानी के चलते आग बुझ जाएगी या फिर आग पानी को सुखा डालेगी। यही जीवन का अमोघ सच है, जाना पहचाना सच। हाथी और पांव अंधों वाला सच? सविता ने तिल मिलाकर कहा था। कुछ वैसे ही जैसे कि घर की कोई झक्की बुआ जी कहा करती हैं। उसने आगे जोड़ा, जिंदगी में सारा कुछ क्या सांचे में ढला होता है? तुम जैसे लेखक ही खामख्वाह करते हो। वे यही समझते हैं कि हमने सब कुछ जान लिया है और जो समझना है समझ चुके हैं। अब भला क्या बचा है? मनोविज्ञान की तहों तक पहुंचकर सारी दुनिया को इसकी बारीकी सिखा रहे हो, और इसकी तात्विक व्याख्या कितनी जटिल है पता है? ईश्वर की सत्ता पर विचार करते हुए भी तुम वैसा ही करोगे। उसे अंक गणित के आंकड़े में सांचे में ढालकर कहोगे। ऐसा होने पर यह नहीं होता और वैसा तो कभी नहीं होता। मैं कोई जानबूझकर तुम्हें 30 मार खा नहीं कह रही। हमारे जो आधार हैं उन्हीं पर हमें अपनी कहानी लिखनी है, समझे कि नहीं? समझ गया। सरोजाक्ष ने मीठी हंसी के साथ अपनी गर्दन घुमा ली थी। हाँ, तो फिर जो करना है बाबू साहब कर गुजरो। मरने से पहले मैं भी आंखें जुड़ा लूँ। मरने से पहले देख जाऊँ? वाह, क्या बात कही है। क्यों, कहीं नहीं जा सकती भला? सविता के चेहरे पर आंखों में मुस्कान की बिजली सी कौंध गई थी। बोली, जीवन क्या है, कमल पत्र पर ओस की एक बूंद। लेकिन कहानी पढ़े बिना मुझे मरकर भी चैन नहीं मिलेगा। अरे अच्छी खासी हो, मज़े लूट रही हो। सरोजाक्ष ने मीठी चुटकी ली। यह अचानक मरने धरने की बात कहाँ से आ गई? क्यों, मैंने अभी अभी नहीं कहा कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं? सविता इतनी सारी बातें तब कह पाई थी जबकि पिछली बार हजारीबाग घूमने गई थी। सरोजाक्ष पूजा अवकाश के बाद अपनी थकान मिटाने वहाँ गए थे। एक हास्य व्यंग्य लेखक को भी थकान का सामना करना पड़ता है भला। क्यों नहीं, कम से कम सरोजाक्ष घोषाल तो इसके शिकार हो ही जाते हैं। हजारीबाग में एक मित्र का मकान खाली पड़ा रहता है। माली भी है जो खाना भी बना लेता है, ऐसा मित्र ने बताया था। हमारे लेखक महोदय आश्वस्त हुए थे। उन्होंने वहाँ जाकर देखा तो पाया कि पास वाली कोठी में ही सविता वगैरह टिके हुए हैं। बेटे बेटियां, पति देवर, नौकर, रसोइया, सारा ताम झाम लिए। सरोजाक्ष को देखकर और भी चहक उठी। तुम उस माली के हाथ का बना खाना खाओगे और मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देखूंगी? इससे तो अच्छा है जहाँ से आए हो सीधे वहाँ का टिकट कटाओ, और अगर रुपए पैसे ना हो तो मुझे बताओ। सरोजाक्ष हंस पड़े थे। बोले,
तुम ये क्यों नहीं समझती कि मैं एक अजनबी की हैसियत से यहाँ चुपचाप टिका हुआ हूँ? मेरे बारे में तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। सविता ने तब कुछ कहा नहीं था। कोई हंगामा खड़ा करने के बदले अपने चेहरे और आंखों से फूटने वाली एक खास तरह की चमक से खनक पैदा करते हुए कहा था, तुम्हारा ऐसा कहना कोई नई बात नहीं है। ऐसे उपदेश मैं बराबर सुनती और साधती रही हूँ। बहुत दिनों से ये जरूर सोचती रही थी कि इधर किसी ग्वाल बाल के साथ मेरी मुलाकात नहीं हुई है। लग रहा था कि मैं चरवाहे का हिज्जे तक भूल गई हूँ। बस यही एक साधना बाकी बची थी जो मैं चाह कर भी पूरा न कर पाई। तो फिर ऐसे झूठे मंसूबों से क्या लेना देना? उससे तो कहीं बड़ा सच सुख है कि तुम और हम आमने सामने खड़े हैं। अब भी अगर तुमने माली के हाथों खाना खाने की कसम खा रखी है और वहीं टिके रहने की जिद ठान रखी है तो फिर मुझे यहाँ से विदा होना होगा। और फिर हुआ यही कि दोनों ही जमे रहे। सरोजाक्ष ने तब एक महीन सा हिसाब लगाकर देखा था। सविता की उम्र क्या होगी? यही 40 के आसपास होगी। 2-4 महीने इधर या 4-6 महीने उधर। बाल बच्चे बड़े हो चुके हैं और ये सब बता देने का समय भी सविता को तभी मिल गया था। सविता के पति ने भी कहा था, अरे महाशय, आप लोग ठहरे गुणी मानी लोग, आप लोगों के साथ मिलना जुलना तो बड़े नसीब से होता है। आपकी बचपन की बांधवी ने हौसला न बढ़ाया होता तो मैं कहाँ आगे बढ़ पाता। सविता के देवर ने भी आगे बढ़कर कहा, लीजिए, भाभी के साथ आपकी इतनी पुरानी जान पहचान है, आश्चर्य है। और आपकी रचनाएं पढ़कर तो हम सब हंसते हंसते लोटपोट। कहते कहते रुक गया था बेचारा, शायद ये सोचकर कि ऐसा कहना शायद ठीक नहीं हुआ। उस दिन शाम को उस पत्थर के चबूतरे पर ही बातें करते करते सविता ने बताया था, हंसी मजाक तो करते ही हैं, खूब हंसते हैं, और क्यों ना हंसें। सारी जिंदगी तो तुम विदूषक की भूमिका ही निभाते रहे। सविता ने टोका था। तो फिर उपाय क्या था? जीवन के शुरुआती दौर में अपनी भूमिका जो जिस तरह चुन लेता है उससे उसे रिहाई मिलती है भला कभी? सरोजाक्ष ने सफाई दी थी। इस बात में जरा भी सच्चाई न थी। ऐसा होता तो जिसे कहते हैं उदय बादलों से पटा आकाश, 50 के पेठे में पड़े जी को उदास कर देने वाली चंचल बहार के साथ ही दूरभाष पर बार बार दूर संदेश आ रहे हैं। हमारी कहानी तैयार नहीं हुई, क्या कर रहे हैं जनाब? हमारा तो भट्टा ही बैठ जाएगा। पूरा कर डालिए, खत्म कर डालिए। आपकी कलम तो जादुई कलम है, बस थामने भर की देर है। बस यही ख्याल रखिएगा कि भरपूर हास्य हो, पाठकों को खूब गुदगुदाए, माने आप जैसा लिखते रहे हैं। इस तरह अपने अलसाए चित्त को फिर से सहेजना पड़ा था। ऐसी ही हंसी से भरपूर एक कहानी का प्लॉट तैयार करने के लिए वो कलम लेकर बैठ गए थे। संपादक महोदय ने एकदम सही फतवा दिया था कि बस कलम पकड़ने भर की देर है, कहानी अपने आप पन्ने पर उतरती चली जाएगी। ऐसी ही घड़ी में एक प्याली चाय की मिल जाती तो। इस बारे में कुछ कहना चाह ही रहे थे कि तभी टेलीफोन की घंटी गनगना उठी। क्रिंग क्रिंग क्रिंग। ये सब बड़ा ही बेहुदा लगता है। जी उचाट हो आया। कलम पर ढक्कन चढ़ाए बिना ही सरोजाक्ष बाबू उठ खड़े हुए। जी कौन? उन्होंने पूछा। इसके आगे आगे कुछ न बोल पाए। नहीं, कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ से आवाज़ आती रही। आखिर उधर से क्या कहा जा रहा था? ऐसा जान पड़ा कि सरोजाक्ष उधर से सुन पड़ने वाली बातों को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। अगर ठीक से सुन या समझ पा रहे थे तो उनके पास कहने को ऐसा कुछ नहीं था जो बोल सकें। चुप ही रहे। काफ़ी देर के बाद बोले, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, और चोंगे को हौले से नीचे रख दिया। इसके बाद आहिस्ता से बुदबुदाए, ठीक है, आया। ऐसा उन्होंने किससे कहा आखिर? नहीं, किसी को भी नहीं कहा। कमरे में या आसपास तो कोई नहीं था, शायद ऐसे ही बुदबुदा बैठे थे। खुली कलम वैसी की वैसी ही पड़ी रही। देह पर कुर्ता डालकर वो बाहर निकल आए। उन्होंने और भी धीरे से, जैसे अपने आप से फुसफुसा कर कहा, फिर तो यही लगता है कि कहानी पढ़ी नहीं। सविता के बाल बच्चे जोर जोर से रो रहे थे। सविता के पति चौकी पर पत्थर की तरह खामोश बैठे थे। सविता के देवर ने कहा, हाँ, फ़ोन मैंने ही किया था। भाभी आपको बहुत याद करती रहती थी। वैसे कुछ हुआ नहीं था, कुछ भी नहीं। सुबह उठकर चाय पी, सब्जी काट कूट कर रखी। इसके बाद इतना ही कहा, तबीयत ठीक नहीं लग रही, और बस सारा खेल खत्म। आपके साथ हजारीबाग में आखिरी बार मुलाकात हुई थी। कितना मज़ा आया था, कैसी नोक झोंक होती रही।
थोड़ी देर तक चुप रहने और सुबक लेने के बाद उसने आगे बताया, भैया की तरफ देखने का तो साहस तक नहीं जुटा पाता। आप अगर आखिरी घड़ी में। सरोजाक्ष ने उसे रोक दिया। मैं रहूँगा, इतना ही कहा उन्होंने, बहुत ही धीमे से। वो मन ही मन जैसे दोहरा रहे थे, जीवन क्या है, कमल पत्र पर ओस की एक बूंद। आखिर तुम ऐसी बातें क्यों कहती रही सविता? क्या ये सब मजाक था? धुएं से आंखें चुनचुना रही थीं, आँख की लपटें झुलसा देना चाहती थीं। सरोजाक्ष थोड़ा पीछे हट गए। उन्होंने देखा सविता के पति आग के बहुत पास खड़े हैं। सविता के देवर ने उनके पास जाकर कहा, भैया तनिक इधर चले आओ। वो नहीं हिले, बोले ठीक है। बहुत देर बाद शमशान से वापस लौटते हुए सविता के पति सरोजाक्ष के एकदम पास आकर खड़े हुए। आंखों में अजीब सा सूनापन लिए बोले, मैंने सविता को जो वचन दिया था उसे निभा न पाया। उसने कहा था चाहे जैसे भी हो और चाहे जहाँ भी रहें, उसकी मृत्यु के समय आपको खबर जरूर भिजवा दी जाए। नहीं हो पाया, समय नहीं मिला। अपने आखिरी क्षणों में भी वो मुझ पर यही दोष मढ़ गई। मरते समय उसने यही कहा था, तुमने मेरी बात नहीं रखी ना। सरोजाक्ष चौंक पड़े थे। ऐसा लगा किसी के सवाल ने अचानक उन्हें पीछे से आगे ढकेल दिया। किसे? आखिर सविता ने किस पर यह दोष मढ़ा था? उसने क्या इस बात को समझा होगा कि सचमुच समय नहीं मिला? सविता के पति ने एक बार फिर कहा, समय नहीं मिला, समय न मिल पाया, यही तो अंतिम सत्य है। समय नहीं मिलता, वो किसी को नहीं बख्शता। इस बात को कौन याद रखता है? सरोजाक्ष ने मन ही मन कहा, मैंने भी कहाँ याद रखा, तुम्हारी बातों को भी याद नहीं रख पाया। मैं तुम्हें पढ़ने को दे नहीं पाया तुम्हारी कहानी, मेरी कहानी, हम दोनों की कहानी। मैं तो हमेशा यही सोचता रहा कि अगर हमारी वो कहानी लिखी भी गई तो वो भी साधारण सी होगी, एकदम औसत दर्जे की, हल्की फुल्की। हालांकि तुम जी जान से उसकी जांच परख करती और फिर निराश हो जाती। तुम्हारी उसी हताशा भरी तस्वीर की बात सोच सोचकर मैंने अपनी उस कहानी को परे हटाकर रख दिया था, बल्कि एक तरह से निकाल ही फेंका था। लेकिन अब कैसा लग रहा है पता है तुम्हें? अब जान पड़ रहा है कि वो कोई ऐसी साधारण भी नहीं होती। तुमने तो खरा अनुभव दिया है, उससे वो कहानी सचमुच असाधारण हो उठती। हाँ सविता, तुम्हारे पति तुमसे किया गया वादा शायद निभा नहीं पाए, इसलिए वो दुखी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह अफसोस करना किसके प्रति है? सविता के देवर ने धीरे से कहा, आप हमारे ही साथ चलिए ना, थोड़ा सा शरबत पी लीजिएगा। सरोजाक्ष ने माफ़ी मांग ली थी। तो शमशान से सीधे घर जाएंगे? सरोज हौले से मुस्कुराए, हाँ वहीं से तो वापस आ रहा हूँ। शमशान से कहीं लौट पाना मुमकिन भी है? नहीं, उनके मन में रुक जाने की तनिक भी इच्छा नहीं। घर जाकर बिस्तर पर पड़ जाना चाहते हैं, देर तक सो जाना चाहते हैं। उनकी इच्छा यही हो रही है कि वो अकेले में सविता से चुपचाप पूछ सकें, सविता तुम किससे क्या कहना चाहती थी? लेकिन चाहने से ही क्या वो पूरी हो जाती है? जीवन की तमाम यंत्रणाओं में एक और यंत्रणा है, ये निष्ठुर दूरभाष यंत्र, है कि नहीं? उसके भीतर से अनाप शनाप बातें कानों में पड़ रही हैं। क्या कहा? अभी तक नहीं बनी? बात बन नहीं रही? क्या कह रहे हैं आप? आपने सुबह ही बताया था। क्या पूरी नहीं हो पाएगी? आपकी तबीयत ठीक नहीं? बाहर निकल गए थे? अच्छा, ओह, बादल और बारिश के हंगामे में आप बाहर निकले ही क्यों? लेकिन मेरी हालत पर भी तरस खाइए जरा। प्रेस के तगादों ने तो मुझे कहीं का नहीं रख छोड़ा। ऐसा कीजिए सर, अदरक की गर्मा गर्म चाय पीकर बैठ जाइए। अगर सामग्री नहीं मिली तो रेल के पहियों के नीचे मुझे अपनी गर्दन को रखाना पड़ेगा। आप समझ नहीं रहे हैं। सितंबर की 1 तारीख को विशेषांक नहीं निकला तो लिख रहे हैं। ठीक है, आपने तो मेरी जान बचा ली। तो फिर कल सुबह ही मिल रहा हूँ। सचमुच आपने मेरी जान बचा ली, थैंक्स। सरोजाक्ष घोषाल के पास इतनी क्षमता है कि वो किसी को बचा सकते हैं। अभी समय है कि अपना वादा निभा सकें। वो मेज के इस किनारे पर बैठ गए। देखा, सुबह से खुली पड़ी कलम की निब पर स्याही बुरी तरह सूख कर पत्थर की तरह जम गई है। उन्होंने कलम में दोबारा ताज़ी स्याही भरी और अधूरी पड़ी कहानी को सामने खींचकर बैठ गए। हास्य और व्यंग से भरपूर कहानी, थोड़ी सी लिखी जा चुकी है, बड़ी आसानी से और तेज़ी से आगे बढ़ती चली जाएगी। प्लॉट भी याद आ गया। बड़ी ही मज़ेदार कहानी है। तय है कि इसे पढ़कर सुधी पाठक समुदाय के पेट में हंसते हंसते बल पड़ जाएंगे। कहानी आगे बढ़ती चली गई। आखिर जादुई कलम जो ठहरी।
अभी आप सुन रहे थे आशा पूर्णा देवी जी की लिखी हुई कहानी जादुई कलम। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।